पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर खुद मंत्री और सीपीएस का वेतन भत्ते 2 महीने रोकने का ऐलान किया था, जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। लेकिन अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि अनुशासन और सुधारात्मक कदम के चलते उन्होंने अपने मंत्री और सीपीएस के वेतन भत्ते रोकने का फैसला लिया था, जिसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के गेयट्री थिएटर में द मास्टर यूनिवर्स प्रदर्शनी के शुभारंभ के दौरान कहा, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सरकार सुधारात्मक कदम उठा रही है। जब सुधार किए जाते हैं तो इस तरह के फैसलों से थोड़े समय के लिए रुकावट आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रदेश में आर्थिक संकट है। हम व्यवस्थित ढंग से वित्तीय व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। हम वित्तीय अनुशासन में रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। सैलरी रोकने से हमारा मतलब जागरूक करने से है। जो बिजली का बिल भर सकता है उसे बिजली बिल मुक्त क्यों कर दिया जाए? जो पानी का बिल भर सकता है उसे क्यों मुक्त पानी दिया जाए? भाजपा लोगों से झूठ बोल रही है और विधानसभा में ही हर रोज बेवजह हंगामा कर रही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा को थोड़ा अध्ययन करने की सलाह दी है। चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखो। ऐसा नहीं है, ये रिफॉर्म है। अगर हमने 2 महीने की सैलरी को रोक लगाई है तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था 40 साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की जरूरत है और मैं सुधार कर रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। और ये जो कर्जा बोलते हैं 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा, तो इनके समय था 10,000 करोड़ की लायबिलिटी भी थी। हमने तो कर्मचारियों को 7% की डीए की किस्त भी दी है, 4% इस बजट में, 3% और दी है। लेकिन अभी हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी पकड़ रही है, इसमें थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो वो थोड़ा सा हमारा जो अर्थव्यवस्था में जो तेज़ी आई है उसमें कमी आएगी। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार चर्चा करने की पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुधारात्मक कदम जब उठाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आती है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने जो वादे किए वो भी पूरा कर रहे हैं। अब 14 प्रकार की सब्सिडीज दी है। अब कई लोगों ने फ़ोन करके बोला कि हम अपनी बिजली की सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम 10-10 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम मुफ्त का पानी नहीं पीना चाहते, पर हमें पानी अच्छा दीजिए। फैसले कर रहे हैं और फैसले करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार बोलना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए हमने किया है। और जो खर्चे हैं वो खर्चे भी करने पड़ते हैं। अगर हम खर्चे नहीं करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा। अब जैसे बिल्डिंगों की रिस्टोरेशंस है, रोड्स रिस्टोरेशंस है, ये सब खर्चे में, और हमें टारगेट दिया होता है कि इतने 1000 करोड़, इस साल हमें 6000 करोड़ खर्च करना है। मुझे नहीं लगता कि 6000 करोड़ हम खर्च कर पाएंगे। पिछली बार भी बीजेपी तो कभी खर्च कर नहीं थे, पर हम स्पीड कर रहे हैं, तो उससे भी इकॉनमी को बूस्ट मिलता है और हमारा रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मुझे खुशी है कि जो हम सुधार कर रहे हैं और जो हम थोड़े बहुत कड़े फैसलों का असर होता है। मेरा सभी वर्गों के, समाज के सभी वर्गों से अनुरोध है कि सरकारी कर्मचारी जहाँ हैं वहाँ किसान भी है, बागवान भी है, मजदूर भी है, महिलाएं भी है, आम लोग भी है। इन सब को अगर अपने क्वालिटी एजुकेशन देनी है, क्वालिटी वाटर देना है, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी देनी है और क्वालिटी हेल्थ देनी है। हेल्थ सिस्टम आपका चरमरा गया, शिक्षा आपकी चरमरा गई। हमें तो 19 महीने हुए। अब इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत है और हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं और रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। अब जैसे कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी की सैलरी है वो मिलनी है, पेंशन वालों को पेंशन भी मिलनी है। तो 75 साल से ऊपर का एरियर जब हमने 28,000 परिवारों को दे दिया तो और परिवारों को भी मिलेगा। तो थोड़ा सब प्रकार से सुधार है। थोड़ा केंद्र से सर मदद मिली है? केंद्र से तो हमारे अधिकार है, केंद्र से तो हम केंद्र अधिकार लेना चाह रहे हैं। 9200 करोड़ रुपया हमारा
एनपीए का, एनपीएस का है, और 9300 करोड़ रुपया हमारा पीडीएनए का जो मिलना है कब देते हैं, और 4300 करोड़ रुपया हमारा बीबीएमबी से शेयर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को दो। उसकी 11 सितंबर को भी मेरे ख्याल कोर्ट में केस लगा सर, आपको लगता है इसमें राजनीति कर रहे हैं? इसमें, जिसमें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यहाँ की राजनीति कर रही है। कभी बोलते हैं कि हमारे मकानों की ड्रोन से स्पाइंग कर रहे हैं, झूठ वो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं। कभी बोलते कि शराब के ठेकों की नीलामी हुई, उसमें ऐसा हो गया। उल्टा सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। पढ़ के आना चाहिए उनको और थोड़ा स्टडी करके आना चाहिए। धन्यवाद। वो प्री इंडिपेंडेंस हिमाचल प्रदेश में आए, देश में आए 1928 में। वो नगर में अपने आप को उन्होंने अपनी रिहाइश को बनाया। उनका जो अटूट प्रेम था, वो जो इंडियन कल्चर है, हिंदू संस्कृति है, उस संस्कृति के प्रति था। वो एक राइटर थे, पेंटर थे, और जितने भी सेंट्रल एशिया की देश थे उन सब जगह जाने के बाद जब यातायात के इतने बड़े साधन नहीं हुआ करते थे, आप देखिए उनकी लगनशीलता देखिए कि सारी जगह गए वो, और अपनी पेंटिंग से उन्होंने हिमालय का व्याख्यान किया। किस तरह से वो उस समय आए 1928 में मनाली में, किन रास्तों से, खच्चरों से, घोड़ों से होते हुए आए, रशिया से चले। एक संपन्न परिवार से थे, फादर उनके एडवोकेट वकील थे, माता एक व्यापारिक फैमिली परिवार से थी। निकले, उनके बच्चों ने यहाँ इंडिया में शादी की। फेमस हीरोइन देविका रानी जी से उनकी बेटे की उनकी मैरिज हुई। और ये हिमाचल के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हिमाचल के कुल्लू के नगर को अपना घर माना, और एक संदेश अपनी पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने पूरे विदेश और पूरे देश में देने की कोशिश की है। एक महान पेंटर थे और एक महान दार्शनिक थे। हम उनको आज इस प्रदर्शनी पर, मैं उनके जो उस समय उन्होंने जो पेंट किया है उसको देखने के लिए आया हूँ और उसका उद्घाटन करने के लिए आया हूँ। सर, हम इनके लोगों